झड़प के दौरान गुप्त क्षेत्र प्रकट होने पर वे सीमा पर भिड़ गए थे। उस समय सेना नायक लक्ष्मण सिंह और उनकी सेना गुप्त क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचे और आज की तरह ही एक रक्षात्मक घेरा स्थापित करने में सफल रहे थे। और ओनेक्स साम्राज्य के सेना नायक जफर खान बाद में आए थे, लेकिन फिर भी वे उनकी रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करने और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहे। उस समय की लड़ाई के दौरान सेना नायक लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें आकाश साम्राज्य की राजधानी लौटने और अगले 10 वर्षों तक स्वास्थ्य लाभ करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सेना नायक लक्ष्मण सिंह ने जब उस व्यक्ति को अपने सामने देखा जिसने उन्हें पिछले 10 वर्षों तक साधना करने में असमर्थ रहकर चुपचाप स्वास्थ्य लाभ करने के लिए मजबूर किया था, तो उनका क्रोध स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और केवल पलटकर ताना मारने का सहारा लिया। उन्होंने अपने सामने बिछे स्पष्ट जाल में फंसने का साहस नहीं किया, जो उन्हें सेना नायक जफर खान पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आकाश। साम्राज्य के एक पूर्वज पहले से ही यहां मौजूद हैं। खुशी से मुस्कुराते हुए यह कहते हुए सेना नायक लक्ष्मण सिंह ने सेना नायक जफर खान के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखने के लिए उनकी ओर देखा। लेकिन वहां कोई आश्चर्य नहीं था। इसके बजाय उनके चेहरे पर वही ताने भरा भाव आ गया और उनके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान तैरने लगी। ओह, क्या संयोग है! ऐसा ही कुछ यहां भी है कि मैं भी अपने ऑनेक्स साम्राज्य के एक पूर्वज के रक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। क्यों न हम इन मामलों का निर्णय उन दोनों पर ही छोड़ दें। आखिरकार दोनों पूजनीय पूर्वजों की उपस्थिति में हम कनिष्ठों को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। सेना नायक जफर खान ने अपनी बात समाप्त की और ओनेक्स साम्राज्य के उड़ते हुए जहाज में वापस जाने से पहले खुशी से मुस्कुराते हुए सेना नायक लक्ष्मण सिंह के बिगड़ते चेहरे को देखा। तुम सेना नायक लक्ष्मण सिंह, अभी के लिए वापस आ जाओ। अब से मैं यहां की कमान संभालूंगा। जैसे ही सेना नायक लक्ष्मण सिंह बदले में कुछ कहने वाले थे, उनके मस्तिष्क में एक जोरदार आवाज गूंजी और सेना नायक लक्ष्मण सिंह तुरंत चुप हो गए और आकाश साम्राज्य के उड़ते हुए जहाज की ओर मुड़कर देखने लगे। हा! एक अनिच्छुक आह भरते हुए सेना नायक लक्ष्मण सिंह ने सेना नायक जफर खान के जाने की दिशा में एक आखिरी नजर डाली और फिर जमीन पर वापस लौट आए। ऐसा लगता है कि ओनेक्स साम्राज्य को पहले से ही कुछ पता है। उड़ते हुए जहाज के भीतर अपने आप से यह बुदबुदाते हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से खड़े होकर अपने हाथ में पकड़े हुए संचार ताबीज को रख दिया और आकाश साम्राज्य के विमान के आंतरिक भाग से बाहर निकल आए। वह वृद्ध व्यक्ति बिना प्रतीक्षा किए ऊपर उड़े और ओनेक्स साम्राज्य के विमान के डेक पर उतरे, फिर जहाज के उस भीतरी हिस्से की ओर बढ़े जहां प्रभारी व्यक्ति मौजूद था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ओनेक्स साम्राज्य एक ऐसे गुप्त क्षेत्र के प्रकट होने को इतनी गंभीरता से लेगा, जो उनके अपने अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। कमरे के बीच में अंधेरे में लिपटे शांत बैठे व्यक्ति की ओर देखते हुए आकाश साम्राज्य के उस वृद्ध व्यक्ति ने रुककर जवाब का इंतजार किया। उनका इरादा जरूरत से ज्यादा वहां रुकने का नहीं था। हे, मैं भी यही कह सकता हूं। आखिर आकाश साम्राज्य के वर्तमान सम्राट के शिक्षक राजगुरु वेद प्रकाश यहां बिना किसी कारण के क्यों आएंगे? मन ही मन हंसते हुए कमरे के बीच में बैठा वह व्यक्ति धीरे से खड़ा हुआ और आकाश साम्राज्य के वृद्ध व्यक्ति की ओर मुड़ा। कमरे के अंधेरे में उसका बाकी शरीर छिपा हुआ था और केवल उसके चेहरे की मुस्कान दिखाई दे रही थी। तो आप किस बारे में बात करना चाहते थे? आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आकाश साम्राज्य और ओनेक्स साम्राज्य के बीच संबंध कैसे हैं। यहां मेरे आने का एकमात्र कारण हमारी पुरानी मित्रता है। यह कहते हुए आकाश साम्राज्य के राजगुरु वेद प्रकाश के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए, जैसा कि उन्होंने अतीत में हुई कुछ घटनाओं को याद किया। ओनिक्स साम्राज्य के उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा जब उसने स्काई साम्राज्य के राजगुरु वेद प्रकाश को धीरे धीरे फिर से शांत होते देखा। हाँ, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए
कि इस रहस्यमयी क्षेत्र के प्रकट होने का क्या अर्थ है। जब अन्य साम्राज्यों, छिपे हुए कुलों और संप्रदायों को पता चलेगा, तो पूरा स्काई साम्राज्य अराजकता में डूब जाएगा। अपनी बात यहीं रोकते हुए सायों के नीचे छिपा वह व्यक्ति धीरे धीरे राजगुरु वेद प्रकाश के करीब आया। तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? अपने पुराने मित्र की आंखों की चमक को समझते हुए राजगुरु वेद प्रकाश ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ी और उस व्यक्ति के अपनी बात पूरी करने का इंतजार किया। मैं जो प्रस्ताव देना चाहता हूं वह है। इसमें और कितना समय लगेगा? शायद ऑनिक्स साम्राज्य ने कुछ किया है। ऑनिक्स साम्राज्य के उड़ने वाले जहाज के नीचे जमीन पर घबराहट में टहलते हुए, जो राजगुरु वेद प्रकाश के अंदर जाने के बाद नीचे उतरना बंद कर दिया था, सेना नायक लक्ष्मण सिंह खुद को सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे थे। सेना नायक जफर खान की वह ताना मारती मुस्कान उनके दिमाग में बार बार आ रही थी, और वह राजगुरु वेद प्रकाश के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। भले ही वह अच्छी तरह जानते थे कि राजगुरु वेद प्रकाश कितने शक्तिशाली हैं। अब तक 15 मिनट बीत चुके थे और आखिरकार ऑनिक्स साम्राज्य के उड़ने वाले जहाज में कुछ हलचल हुई। सेना नायक लक्ष्मण सिंह ने देखा कि राजगुरु वेद प्रकाश धीरे धीरे सेना नायक जफर खान और पूरी तरह से अंधेरे में ढके एक व्यक्ति के साथ जमीन पर उतरे, जिससे राजगुरु वेद प्रकाश जैसी ही आभा निकल रही थी। ये क्या कर रहे हैं? हम एक साथ रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सैनिकों को सूचित करो कि जो कोई भी आए उसे अंदर जाने दें और उन्हें न रोकें। याद रखना कि ऑनिक्स साम्राज्य के लोगों पर हमला नहीं करना है। इससे पहले कि सेना नायक लक्ष्मण सिंह एक शब्द भी बोल पाते, राजगुरु वेद प्रकाश ने उन्हें सूचित किया और फिर ऑनिक्स साम्राज्य के उन दो लोगों के साथ रहस्यमयी क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। क्या? क्या? मेरे लिए रुको! समूह को रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे ओझल होते देख सेना नायक लक्ष्मण सिंह ने आनन फानन में पास के एक सैनिक को राजगुरु वेद प्रकाश के आदेश के बारे में बताया और फिर जल्दी से रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश किया। वह यह समझने की उम्मीद कर रहे थे कि अचानक उन्होंने ऑनिक्स साम्राज्य के साथ मिलकर काम करना क्यों शुरू कर दिया है। रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सेना नायक लक्ष्मण सिंह जल्द ही राजगुरु वेद प्रकाश और ऑनिक्स साम्राज्य के उन दो लोगों के साथ हो लिए और पूछने लगे कि उन्होंने अचानक ऑनिक्स साम्राज्य के साथ मिलकर काम करना क्यों शुरू कर दिया है। लेकिन उनके सवाल अनसुने कर दिए गए, क्योंकि राजगुरु वेद प्रकाश ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय रहस्यमयी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, जबकि ऑनिक्स साम्राज्य के दो लोग उनके ठीक पीछे चल रहे थे। न तो वे बहुत करीब आ रहे थे और न ही बहुत पीछे छूट रहे थे। इस तरह चारों का समूह रहस्यमयी क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ा, क्योंकि वे सभी अपने वर्तमान साधना स्तर पर उड़ सकते थे। इससे रहस्यमयी क्षेत्र को पार करना आसान और तेज हो गया। पूरे समय सेना नायक लक्ष्मण सिंह सेना नायक जफर खान की दिशा में घृणा भरी निगाहें भेजते रहे, जबकि जफर खान बदले में बस उन पर मुस्कुराता रहा। यह व्यूह का पहला हिस्सा होना चाहिए। रहस्यमयी क्षेत्र के प्राचीन जंगल के ऊपर कुछ घंटों तक उड़ने के बाद रुकते हुए स्काई साम्राज्य के राजगुरु वेद प्रकाश ने ऊपर आसमान को चीरते हुए एक विशाल स्तंभ की ओर देखा और खुद से यह बुदबुदाया। सेना नायक लक्ष्मण सिंह के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दूर तक इसी तरह के और भी कई स्तंभ थे, जो ऐसा लग रहा था कि वे चारों ओर एक घेरा बना रहे हों। गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार। स्काई साम्राज्य के लिए भी इतनी बड़ी रचना बनाना कठिन होगा, और राजगुरु वेद प्रकाश ने तो बस इतना ही कहा कि यह रचना का केवल पहला हिस्सा है। विशाल स्तंभों को देखकर सेना नायक लक्ष्मण सिंह ही केवल अविश्वास और आश्चर्य से भरे नहीं थे, क्योंकि ऑनिक्स साम्राज्य के सेना नायक जफर खान का भी मुंह खुला रह गया था और गुप्त क्षेत्र के आकाश में ऊंचाई तक फैले विशाल स्तंभ को देखकर उनके चेहरे पर वैसा ही चौंकाने वाला भाव था। राजगुरु वेद प्रकाश, यह रचना किस लिए है? मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा
और आपने कहा कि यह केवल पहला हिस्सा था? राजगुरु वेद प्रकाश की ओर देखते हुए सेना नायक लक्ष्मण सिंह उन्हें खुद से यह बड़बड़ाते हुए सुनने में कामयाब रहे थे और खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। वास्तव में यह रचना का केवल पहला हिस्सा है, और जहां तक मुझे पता है, यह इस रचना के 3 हिस्सों में से पहला होना चाहिए। रही बात इसके उपयोग की, तो यह मुझे भी नहीं पता। उड़कर पास जाते हुए और अपनी आंखें जल्दी से बंद करने से पहले रचना स्तंभ पर अपना हाथ रखते हुए राजगुरु वेद प्रकाश ने सिर हिलाते हुए थोड़े भ्रमित चेहरे के साथ उत्तर दिया। इसे समझने की कोशिश में परेशान न हो। यह रचना सोल असेंशन क्षेत्र के एक रचना विशेषज्ञ द्वारा स्थापित की गई थी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने वर्तमान स्तर पर समझ सकें। चलिए, जल्दी करें, वरना दूसरे लोग आना शुरू हो जाएंगे। ऑनिक्स साम्राज्य की ओर से अंधेरे में ढके व्यक्ति ने बगल से आकर यह कहा और फिर समूह को आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी की। स्पष्ट रूप से वह विशाल रचना स्तंभों की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सच है, यदि हम दूसरों के आने से पहले मुख्य क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं, तो अंदर छिपी चीजों को प्राप्त करने का हमें अवसर नहीं मिलेगा। आखिरकार, जब उन लोगों को पता चलेगा कि अतीत में यह स्थान किसका था, तो सोल असेंशन क्षेत्र के विशेषज्ञ यहां आना शुरू कर देंगे। हमारा सबसे अच्छा अवसर यह है कि उन लोगों के आने से पहले ही हम मुख्य क्षेत्र को साफ कर दें और इस गुप्त क्षेत्र को नष्ट कर दें। इस तरह हम कम से कम उन्हें इसका पता लगाने से रोक पाएंगे। ऑनिक्स साम्राज्य के व्यक्ति से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए राजगुरु वेद प्रकाश के चेहरे पर गंभीर भाव था जब समूह ने गुप्त क्षेत्र में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। यह वही समय था जब सेना नायक लक्ष्मण सिंह और सेना नायक जफर खान दोनों को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। कोई भी चीज जो सोल असेंशन क्षेत्र के किसी व्यक्ति का ध्यान व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए आकर्षित कर सकती है, वह साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा लाभ ला सकती है या सबसे खराब स्थिति में साम्राज्य को खत्म करने वाली आपदा। यहां तक कि स्काई साम्राज्य में भी केवल मुट्ठी भर सोल असेंशन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, और उनमें से अधिकांश साल भर बंद कमरे के एकांतवास में रहते थे। दुनिया में चाहे कोई भी गुप्त क्षेत्र क्यों न प्रकट हो जाए, वे कभी नहीं हिलते थे। सामान्य तौर पर इवेरिया महाद्वीप पर जब भी कोई गुप्त क्षेत्र प्रकट होता था, तो केवल डोमेन लॉर्ड ही सक्रिय होते थे। इस गुप्त क्षेत्र के कारण सोल असेंशन क्षेत्र के विशेषज्ञों का यहां उमड़ना सेना नायक लक्ष्मण सिंह और सेना नायक जफर खान दोनों मामले की गंभीरता को समझ गए। इस बिंदु पर सेना नायक लक्ष्मण सिंह ने अब सेना नायक जफर खान की दिशा में गुस्से वाली नजरें डालना बंद कर दिया और इसके बजाय राजगुरु वेद प्रकाश के पीछे पूरी निष्ठा से चलने का फैसला किया, क्योंकि 4 लोगों के समूह ने जल्दी से नासेंट सोल क्षेत्र से होते हुए डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश किया। रचना स्तंभों की दूसरी परत के पास से गुजरते समय वे रुके भी नहीं। समूह ने आगे बढ़ने से पहले उन पर केवल कुछ नजरें डालीं। अधिकांश डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के राक्षस पशु इतने बुद्धिमान थे कि वे उन चारों के समूह से बचते थे जैसे वे डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के इलाके से यात्रा की। इसका कारण यह था कि राजगुरु वेद प्रकाश और ऑनिक्स साम्राज्य के उस व्यक्ति ने पास के डोमेन लॉर्ड राक्षसी जीवों को डराने के लिए उच्च स्तरीय डोमेन लॉर्ड की अपनी आभा को प्रकट किया था। लेकिन फिर भी कुछ कमजोर राक्षसी जीवों ने समय समय पर उन पर हमला करने का फैसला किया। सौभाग्य से वे चिंता की कोई बात नहीं थे। इस तरह चारों का समूह बिना किसी विशेष प्रतिरोध का सामना किए जल्द ही गठन स्तंभों के तीसरे और अंतिम घेरे तक पहुंच गया। हूं, वहां कौन है? जैसे ही समूह स्तंभों के सामने रुका, ऑनिक्स साम्राज्य के उस व्यक्ति ने अचानक चिल्लाकर कहा और उसकी काली आभा हिंसक रूप से उबलने लगी। वह किसी भी आवश्यक क्षण में हमला करने के लिए तैयार था। अन्य 3 भी तैयार हो गए और उन्होंने एक गठन स्तंभ की ओर देखा, जहां एक अकेला व्यक्ति अपने पास जमीन में गड़ी एक लकड़ी की छड़ी के साथ चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठा देखा जा सकता था।
लेकिन इससे चारों का समूह शांत नहीं हुआ, क्योंकि बैठे हुए व्यक्ति से डोमेन लॉर्ड की आभा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। हालांकि वह राजगुरु वेद प्रकाश और ऑनिक्स साम्राज्य के व्यक्ति जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी वह डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के मध्य चरणों में होना चाहिए। उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में वह घुमक्कड़ था जिसने उनसे पहले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, और वह इतना भाग्यशाली रहा था कि उसने डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के शुरुआती चरणों से सफलता प्राप्त कर ली थी और क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया था। यह उसे पूरे इवारिया महाद्वीप के मामले में भी शक्तिशाली माने जाने की अनुमति देगा, क्योंकि उसकी तरह अन्वेषण करने और घूमने वाले अधिकांश लोग डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के शुरुआती चरणों में थे, यदि उससे भी कमजोर नहीं। यह क्या है? क्या ये स्काई साम्राज्य के लोग हैं? हालांकि वर्तमान में वह घबराया हुआ था, क्योंकि उसने 2 उच्च स्तरीय डोमेन लॉर्ड और 2 शुरुआती चरण के डोमेन लॉर्ड की आभा को अपने ऊपर हावी होते महसूस किया। पहले उसने सोचा था कि भले ही स्काई साम्राज्य के लोग आ जाएं, वह अपनी वर्तमान साधना के साथ भागने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर की 2 भयानक आभाओं ने साबित कर दिया कि वह गलत था, और उसे अपने सामने वाले गठन स्तंभ के अंदर छिपे हुए संरचनाओं को समझने के लिए रुकने पर पछतावा हुआ। नमस्ते। मुझे यहां स्काई साम्राज्य के लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह अजीब तरह से उठकर चारों के समूह से मिलने के लिए हवा में उड़ने लगा। तुम कौन हो? अपरिचित व्यक्ति को घूरते हुए चारों लोगों ने उसे सुधारने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि राजगुरु वेद प्रकाश आगे बढ़े और पूछा, आह, हाँ हाँ, मैं तो बस एक साधारण घुमक्कड़ हूं जो इत्तेफाक से इस गुप्त क्षेत्र में आ गया और इसे तलाशने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि स्काई साम्राज्य इसका प्रभारी होगा। मैं अब विदा लेता हूं। घबराहट में यह कहते हुए घुमक्कड़ बस जाने ही वाला था कि स्काई साम्राज्य के राजगुरु वेद प्रकाश ने उसका रास्ता रोकने के लिए उड़ान भरी। रुको, क्या तुम आगे के क्षेत्र या गठन स्तंभों के बारे में कुछ जानते हो? यह पूछते हुए राजगुरु वेद प्रकाश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्होंने इस व्यक्ति से पूछताछ करने का फैसला किया। अगर उसे पता चल गया कि गुप्त क्षेत्र किसका है और उसने इसे बाहर फैला दिया तो आह, ऐसा लगता है कि गठन स्तंभों की इस पंक्ति के बाद गुप्त क्षेत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन गुप्त क्षेत्र का एक एक भूमिगत हिस्सा भी है, जहां गुप्त क्षेत्र के किनारे से प्रवेश किया जा सकता है। जहां तक गठन स्तंभों की बात है, हूं जहां तक मैं बता सकता हूं, वे विभिन्न राक्षसी जीवों को दबाने और विभाजित करने का कार्य करते हैं। लेकिन यह केवल एक आकस्मिक विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि गठन स्तंभ गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के जितने करीब होते हैं, उतने ही मजबूत होते हैं। ताई इसीलिए दमन गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के आसपास सबसे शक्तिशाली है। गठन स्तंभों का वास्तविक उपयोग अभी भी मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इसका इस गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से से कुछ लेना देना होना चाहिए। अब तक जो कुछ भी उसने पता लगाया था, उसे बिना कुछ छिपाए समझाते हुए घुमक्कड़ ने ईमानदारी से आशा व्यक्त की कि आकाश साम्राज्य के लोग उसे जाने देंगे। मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। गुप्त क्षेत्र छोड़ दो और हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। घुमक्कड़ की बात सुनकर राजगुरु वेद प्रकाश ने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि उसे नहीं पता था कि गुप्त क्षेत्र किसका है, और बस उसे जाने के लिए कह दिया। अपने आकाश साम्राज्य और गोमेद साम्राज्य के अलावा किसी और को भी गुप्त क्षेत्र का पता लगाने देने से अन्य शक्तियों का संदेह कम होगा, यदि गुप्त क्षेत्र अचानक ढह जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए घुमक्कड़ को जाने देना उनके लिए फायदेमंद हो सकता था। गोमेद साम्राज्य के व्यक्ति ने भी इसे समझा और हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि घुमक्कड़ को जल्दी ही लगा कि उसे नया जीवन मिल गया है। उसने खुशी खुशी राजगुरु वेद प्रकाश को धन्यवाद दिया और अपनी पूरी गति से गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर वापस उड़ गया। मुख्य क्षेत्र गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से में कहीं होना चाहिए। चलो चलें। यह देखते हुए कि घुमक्कड़ गायब हो गया था, राजगुरु वेद प्रकाश ने चारों के समूह को जल्दी करने के लिए कहा, क्योंकि वे गुप्त क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे
और देखा कि आकाश गायब हो गया है। इसके बजाय वहां काला शून्य छा गया, जो गुप्त क्षेत्र की जमीन समाप्त होने पर अनंत तक फैला हुआ था। किनारे से आगे जाने का मतलब होगा कि उन्होंने दुनिया के बीच के शून्य में प्रवेश कर लिया है। उन चारों में से किसी ने भी उस अनंत शून्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जो अचानक प्रकट हो गया था, और इसके बजाय उस विशाल भूमिगत दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया जो गुप्त क्षेत्र के किनारे पर पहुंचते ही दिखाई देने लगी थी। गुप्त दुनिया अनंत शून्य में तैरते हुए एक विशाल द्वीप की तरह थी, क्योंकि यह दो अलग अलग परतों में विभाजित थी। एक ऊपर की जमीन थी, जबकि दूसरी गुप्त क्षेत्र का भूमिगत हिस्सा था। एक दूसरे को देखते हुए वे चारों जल्द ही भूमिगत क्षेत्र में दाखिल हो गए और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए, जहां मुख्य क्षेत्र स्थित होगा। दहाड़। हालांकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं, क्योंकि दूर से एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी, जिसने चारों के समूह को रुकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और भूमिगत दुनिया में और गहराई से देखा, जहां एक विशाल आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी थी। जैसे ही वह विशाल आकृति गुस्से में दहाड़ते हुए उनकी ओर रेंगती हुई आई, सेना नायक लक्ष्मण सिंह और समूह के बाकी लोग उस विशाल दैत्य जीव के पूरे शरीर को देख पाए। एक बड़ी पूंछ पास की चट्टान के चारों ओर लिपटी हुई थी, क्योंकि वह समूह से केवल कुछ 100 मीटर दूर रुक गई थी। वह दैत्य जीव एक विशाल छिपकली थी, जिसके बड़े शरीर को भूरे रंग की खुरदरी परतों ने ढक रखा था। इसके अलावा उस विशाल छिपकली पर सींगों की एक बड़ी जोड़ी भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से के भीतर से उन्हें धमकी भरी नजरों से घूर रही थी। जैसे ही वे एक कदम भी करीब बढ़ते, वह उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। राजगुरु वेद प्रकाश, हमें क्या करना चाहिए? हत्या के इरादे से भरी विशाल छिपकली को घबराकर देखते हुए सेना नायक लक्ष्मण सिंह घबराकर मुड़े और राजगुरु वेद प्रकाश से पूछा, मन ही मन गहरी आशा करते हुए कि वह उसे बस भूमिगत क्षेत्र छोड़ने के लिए कहेंगे, ताकि उसे अपने सामने मौजूद उस भयानक विशाल छिपकली का सामना न करना पड़े। वह छिपकली न केवल विशाल थी, बल्कि दूर से एक छोटी चलती हुई पहाड़ी जैसी लग रही थी, जो आसानी से 1 दर्जन मीटर ऊंची और 100 मीटर लंबा। उसके शरीर को ढंकने वाले सख्त शल्कों को देखते हुए सेना नायक लक्ष्मण सिंह को संदेह हुआ कि वह उस विशाल छिपकली का कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, भले ही वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग क्यों न करें। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस छिपकली से निपटना होगा। ऐसा लगता है कि इसका शरीर पहले से ही सोल असेंशन क्षेत्र में आधा कदम रख चुका है, इसीलिए इसे घायल करना हमारे लिए भी कठिन होगा। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद राजगुरु वेद प्रकाश ने आगे बढ़ने से पहले अंधेरे में लिपटे व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन हम एक लंबी लड़ाई के बाद इसे हराने और गुप्त क्षेत्र के केंद्र की ओर अपना रास्ता बनाने में सक्षम होने चाहिए। आह, हमें निश्चित रूप से पहले इससे निपटने के लिए कुछ समय बर्बाद करना होगा। आशा करते हैं कि यह थक जाए या डर जाए और बिना किसी बड़ी परेशानी के भाग जाए। इससे कम से कम हमारा कुछ समय बच जाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद राजगुरु वेद प्रकाश ने अंधेरे में लिपटे व्यक्ति की ओर देखा और उसे अपने विचार से सहमत होते हुए सिर हिलाते देखा, जब वे दोनों मिलकर विशाल छिपकली पर हमला करने के लिए तैयार हुए। दहाड़। अपने सामने के लोगों को लड़ने के लिए तैयार होते देख विशाल छिपकली ने एक डरावनी दहाड़ मारी और उन्हें डराने की कोशिश में अपने बड़े पंजों को समूह की ओर लहराया। सेना नायक जफर खान, तुम स्काई साम्राज्य के उस व्यक्ति के साथ जाओ। बाद में जीवित रहने की कोशिश करना और हमारे साथ तालमेल बनाए रखना। अंधेरे में ढके व्यक्ति ने अंततः बोलते हुए सेना नायक जफर खान को निर्देश दिया और फिर राजगुरु वेद प्रकाश के पास चला गया। जी, पितामह भीष्म। सेना नायक जफर खान ने कुछ नहीं कहा और वह व्यवस्थित रूप से सेना नायक लक्ष्मण सिंह के पास चले गए,
जबकि राजगुरु वेद प्रकाश और पितामह भीष्म दोनों ने उन पंजों को लहराती छिपकली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जो उन्हें डरा रही थी। वूश! पितामह भीष्म और राजगुरु वेद प्रकाश दोनों ने एक क्षण भी प्रतीक्षा किए बिना विशाल छिपकली पर हमला कर दिया। दहाड़! विशाल छिपकली ने निश्चित रूप से इसे आते देखा था, इसीलिए उसने आने वाले मनुष्यों पर पलटवार किया और अपने विशाल पंजों को नीचे गिराया, जिससे वे दोनों सहम गए क्योंकि इसने दूर से देख रहे दो सेना नायकों पर एक असहनीय दबाव डाला, जो दोनों बुजुर्गों की सहायता के लिए आगे बढ़ने लगे थे। चिंगा छिपकली का विशाल पंजा नीचे आया और ओनिक्स साम्राज्य के पितामह भीष्म स्थिर नहीं रहे। उन्होंने अपना हाथ लहराया, जिससे उन्हें केंद्र मानकर अंधेरे का एक बड़ा क्षेत्र फैल गया, जिसने छिपकली के आने वाले पंजे को घेर लिया और कई बड़ी जंजीरों का रूप ले लिया, जिन्होंने विशाल छिपकली के विशाल पंजे को जकड़ लिया। छिपकली तेजी से पीछे हटी, क्योंकि उसने पितामह भीष्म द्वारा बनाई गई अंधेरे की जंजीरों से अपने पंजे को छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन वह तब आश्चर्यचकित रह गई जब उसने राजगुरु वेद प्रकाश को देखा, जिन्होंने इस अवसर का उपयोग हवा में उससे कुछ मीटर दूर एक बड़ा प्रतीक बनाने के लिए किया, जो उसकी ओर खतरनाक गति से उड़ा। एक धरती हिला देने वाला आभास महसूस किया जा सकता था, क्योंकि छिपकली स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि यदि वह प्रतीक उस पर लग गया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। हम्म, प्रतीक जल्द ही एक बड़े विस्फोट में बदल गया, जिसने पूरी भूमिगत गुफा को हिलाकर रख दिया और छिपकली स्थिर होने से पहले एक पल के लिए अजीब तरह से पीछे लड़खड़ा गई। दहाड़! छिपकली पितामह भीष्म द्वारा डाली गई अंधेरे की जंजीरों से खुद को मुक्त करने में सफल रही और अपने सामने खड़े दो मनुष्यों की ओर गुस्से में दहाड़ते हुए उनकी ओर तेजी से झपटी। जिस स्थान पर राजगुरु वेद प्रकाश का प्रतीक गिरा और फटा था, वहां केवल एक छोटा सा घाव रह गया था। ऐसा लगता है कि हम इस छिपकली का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर हिलाते हुए, विशाल छिपकली को पास आते देख अपना सिर हिलाते हुए राजगुरु वेद प्रकाश ने पितामह भीष्म की ओर देखा, जिन्होंने समझदारी से अपना सिर हिलाया। वे दोनों जानते थे कि अपनी मजबूत रक्षा के कारण उस विशाल छिपकली को मारना एक कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं था। इस प्रकार उन दोनों ने विशाल छिपकली के साथ थका देने वाले युद्ध में उतरने का निर्णय लिया और साथ ही साथ उन्होंने भूमिगत दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उन्हें आशा थी कि विशाल छिपकली अपने निवास स्थान से बहुत दूर जाने के लिए तैयार नहीं होगी, या जब वह उन्हें जल्दी नहीं मार पाएगी तो हार मान लेगी। धधक, धधक, तधक! ओनिक्स साम्राज्य और स्काई साम्राज्य के दो बुजुर्गों ने विशाल छिपकली का सामना करने के लिए मिलकर काम किया, जिससे कई बड़धे विस्फोट होते रहे, जबकि दो सेना नायकों ने विशाल छिपकली और दो बुजुर्गों के बीच की लद्दादाई के दुष्परिणामों में फंसे बिना साथ चलने की पूरी कोशिश की। जब भी अवसर मिलता, वे छिपकली पर अपने हमले भी करते थे। दहाड़! जैसे जैसे चार लोगों के समूह और विशाल भूमिगत छिपकली के बीच युद्ध जारी रहा, वीर युद्ध से यथासंभव दूर जाने के लिए अपनी अधिकतम गति का उपयोग कर रहा था। लेकिन किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि हर बीतते पल के साथ लद्दाई और करीब आती जा रही थी। यह भूमिगत दुनिया का केंद्र होना चाहिए। गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार ठीक इसके ऊपर होना चाहिए। अपने आप से यह बुदबुदाते हुए वीर ने अपने सामने विशाल प्राचीन महल परिसर को देखा, जिसने आसपास की हर चीज को आसानी से ढंक रखा था और एक बड़े सुरक्षा कवच ने पूरे महल परिसर को घेर रखा था। वह प्राचीन महल अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन वीर ने वहां ज्यादा देर तक रुकने का साहस नहीं किया, क्योंकि लद्दाने वाला समूह हर बीतते पल के साथ और करीब आता जा रहा था। इस समय वीर दूर से लद्दज रहे लोगों को भी देख सकता था, जहां काले धुएं जैसे पदार्थ से ढका हुआ एक व्यक्ति विशाल छिपकली रूपी राक्षस को रोकने के प्रयास में अंधेरे की अनगिनत जंजीरें प्रकट कर रहा था, जबकि एक अन्य आकृति विशाल छिपकली रूपी राक्षस पर हमला करने के लिए अनंत प्राचीन प्रतीकों को प्रकट कर रही थी
और वे सभी प्राचीन महल परिसर की दिशा में बढ़ा रहे थे। युद्ध में लगे उन तीनों के पीछे दो अन्य लोग भी करीब से आ रहे थे, लेकिन युद्ध में उलझे उन तीनों की तुलना में वे दोनों नगण्य लग रहे थे। क्या डोमेन लॉर्ड इसी तरह लद्दद्दहते हैं? विशाल छिपकली रूपी राक्षस पर हमला करने के लिए हवा में प्रकट होने वाले अनगिनत हमलों को देखते हुए वीर को लगा कि वह डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के लोगों के लदने के तरीके के बारे में थोड़ा और समझ गया है, क्योंकि उसे लगा कि ये हमले उन दो लोगों के डोमेन की अभिव्यक्ति होने चाहिए। अंधेरे का एक डोमेन विशाल छिपकली को रोकने के लिए अनगिनत जंजीरें प्रकट कर रहा था, जबकि दूसरा डोमेन दुनिया में कई प्रकार के बदलाव लाते हुए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें। अनंत प्राचीन प्रतीकों को बुला रहा था, जो विभिन्न हमलों में बदल रहे थे। क्या वह भी वैसा ही होगा जब वह डोमेन लॉर्ड क्षेत्र में पहुंचेगा? यह सोचकर वीर अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए तलवारों के समुद्र को बुलाने में सक्षम होने के बारे में सोचकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। चाहे कितने भी दुश्मन क्यों न हों, अगर वे डोमेन लॉर्ड क्षेत्र से नीचे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ी रहेगा। अपनी ओर बढ़ती लद्दाई पर एक आखिरी नजर डालते हुए वीर प्राचीन महल परिसर के सुरक्षा कवच के पास गया और सुरक्षा कवच को छुआ। हूं? लगता है कि यह सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक रहा है। शायद ये ऊपर वाले की तरह है, जो केवल राक्षसी पशुओं को रोकता है। त्स! इसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए वीर ने प्राचीन महल परिसर में प्रवेश किया। ठीक उसी समय वीर की इंटरस्पेशियल रिंग के भीतर वह नीला पंख, जो उसने पहले मंदिर के भूमिगत हॉल से उठाया था, एक पल के लिए तेजी से चमक उठा जब वीर ने महल परिसर की बाधा को छुआ और फिर अपनी पुरानी शांत अवस्था में वापस आ गया। धड़ाम! एक और बड़ा विस्फोट विशाल छिपकली से टकराया, जबकि राजगुरु वेद प्रकाश तुरंत पीछे हट गए और पलटवार में आए पंजे से बचते हुए पितामह भीष्म के साथ फिर से हमले शुरू कर दिए। दहाड़! यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि समूह गुप्त क्षेत्र की भूमिगत दुनिया में और गहराई तक नहीं पहुंच गया। तभी अचानक विशाल छिपकली जहां खड़ी थी, वहीं जम गई और आनन फानन में पीछे मुड़कर भागने लगी। यह देखकर राजगुरु वेद प्रकाश और पितामह भीष्म दोनों ने हमला करना बंद कर दिया और विशाल छिपकली को पीछे हटने दिया। वह कुछ 100 मीटर दूर जाकर रुकी और वहां से उनकी ओर डराने वाली दहाड़ लगाने लगी, जैसा उसने भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार पर किया था। यह अचानक पीछे क्यों हट गई? राजगुरु वेद प्रकाश ने मन ही मन सोचा और सावधानीपूर्वक विशाल छिपकली पर नजर बनाए रखी। कहीं वह उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर फिर से हमला न कर दे। राजगुरु, मुझे लगता है कि यही कारण है। सेना नायक लक्ष्मण सिंह की आवाज गूंजी। जैसे ही राजगुरु वेद प्रकाश और पितामह भीष्म उस दिशा की ओर मुड़े जहां सेना नायक लक्ष्मण सिंह इशारा कर रहे थे, वे सामने फैले विशाल भूमिगत महल परिसर को देखकर सदमे में जम गए। हमने पहले इसे देखने में चूक कैसे कर दी? क्या हम उस कमबख्त छिपकली से लड़ने में इतने मग्न थे? इसके बारे में सोचते हुए राजगुरु वेद प्रकाश ने जल्दी से अपना सिर झटका और सेना नायक लक्ष्मण सिंह को अपने पीछे महल परिसर की ओर आने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर ऑनिक्स साम्राज्य की ओर से पितामह भीष्म ने भी वैसा ही किया और सेना नायक जफर खान को अपने साथ विशाल भूमिगत महल परिसर की ओर चलने को कहा। अब हम अंदर कैसे जाएं? पूरे महल परिसर को ढकने वाली विशाल बाधा के सामने खड़े होकर राजगुरु वेद प्रकाश ने लाचारी में अपना हाथ उस पर रखा और महसूस किया कि उसे पीछे धकेला जा रहा है। बाकी चारों के पास कोई जवाब नहीं था और फिलहाल उन्होंने विशाल महल परिसर के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। उसी समय वीर अभी अभी महल परिसर के अंदर पहुंचने में कामयाब हुआ था और बिना पकड़े गए अंदर से उन चारों के समूह को छुपकर देख रहा था।
उसके ऐसा करने का कारण यह था कि जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि उसकी दिव्य चेतना सीमित हो गई है। इसीलिए उसे नहीं लगा कि रुकना और यह देखना बहुत खतरनाक होगा कि उसके पीछे आने वाले लोग कौन थे। वे अंदर नहीं आ सकते। जब वीर ने देखा कि वह समूह उसकी तरह बाधा को पार करके अंदर नहीं आ पा रहा है, तो वह खुश भी था और डरा हुआ भी। खुश इसलिए क्योंकि उसे डोमेन लॉर्ड्स के एक समूह से निपटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डरा हुआ इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि वह किसी खतरनाक स्थिति में फंसने वाला है। तथ्य ये है कि उसे गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से में जाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे भी कोई खास राहत नहीं मिली। इस समय वीर को यकीन था कि उसे गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से में धकेले जाने और उस विशाल प्राचीन महल परिसर की बाधा के पार जाने में सक्षम होने का कोई न कोई कारण जरूर था। लेकिन वह अब भी स्पष्ट नहीं था कि क्यों। क्या यह इसीलिए था क्योंकि वह अपनी उम्र के हिसाब से प्रतिभाशाली था और उसे एक लंबे समय से भूले हुए शक्तिशाली संप्रदाय की शानदार विरासत उत्तराधिकार में पाने के लिए चुना गया था, जिसने कभी शाह दुनिया? हाँ, ऐसा होना संभव नहीं है। अपने मन में आने वाले काल्पनिक विचारों को झटकते हुए और अपना सिर हिलाते हुए वीर ने बैरियर के बाहर खोजबीन कर रहे 4 लोगों के समूह पर एक आखिरी नजर डाली और फिर प्राचीन महल परिसर की गहराइयों की ओर बढ़ गया। महल परिसर में चलते हुए वीर ने अपनी सतर्कता को जरा भी कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भीतर किस तरह के खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह चलते हुए वीर जल्द ही प्राचीन महल परिसर के भीतर स्थित एक मंडप के पास पहुंचा। शांत सरोवर मंडप प्रवेश द्वार के ऊपर लिखे छोटे अक्षरों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि अतीत में इस मंडप का उपयोग किसी प्रकार के विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था और वीर खुद को मंडप के बगल में स्थित छोटे से तालाब को देखने से नहीं रोक सका, जहां कुछ मछलियां बाहरी दुनिया की परवाह किए बिना खुशी खुशी तैर रही थीं। मछली? वीर अचानक थोड़ा जिज्ञासु हो गया और उसने मंडप के बगल वाले तालाब में तैर रही कुछ मछलियों का निरीक्षण किया और जल्द ही उसे पता चला कि वे मछलियां जीवित नहीं थीं, यहां तक कि वे असल में मछलियां भी नहीं थीं। वीर ने सोचने की कोशिश की, लेकिन वह तालाब की उन मछलियों का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ सका। वे शुद्ध ची से बनी थीं और जीवित नहीं थीं। छोटे तालाब को ढंकने वाली संरचना का एक हिस्सा कहना ही ची से बनी उन छोटी मछलियों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त होगा। तालाब के किनारे जाकर वीर जल्दी से नीचे झुका और उसने शुद्ध ची से बनी एक छोटी मछली को उठाने की कोशिश की और तुरंत ही उसे अपने शरीर में एक उत्तेजना महसूस हुई, क्योंकि उसका शरीर अपने आप उस शुद्ध ची वाली मछली को अवशोषित करने का प्रयास करने लगा था। कितना अजीब है! ऐसा लगता है कि यहाँ की मछलियां मेरी साधना के लिए उपयोगी हैं। मन ही मन खुशी से मुस्कुराते हुए वीर ने अपने हाथ में मौजूद छोटी मछली को अवशोषित कर लिया, जिससे शुद्ध ची की एक लहर उसके शरीर में प्रवेश कर गई और सीधे उसके डेंटियन तक पहुंच गई। जिसके बाद उसने महसूस किया कि उसकी साधना थोड़ी और मजबूत और बेहतर हो गई है। अगर मैं इन सभी शुद्ध ची वाली मछलियों को अवशोषित कर लूं, तो मैं नेसेंट सोल क्षेत्र के 8वें चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। अपने सामने तालाब में तैर रही कुछ 100 शुद्ध ची वाली मछलियों को देखते हुए वीर के मन में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। उसने अपना हाथ लहराया, जिससे वे सभी छोटी मछलियां उसकी ओर तैरने लगीं, और फिर उसने उन्हें फिलहाल के लिए अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में सुरक्षित रख लिया। नेसेंट सोल क्षेत्र के 8वें चरण में पहुंचना निश्चित रूप से कम कुछ घंटों का समय लेगा। इसीलिए वीर ने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक वह वापस फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट नहीं पहुंच जाता। कम से कम वहां उसे कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर उसने प्राचीन महल परिसर के भीतर साधना पूरी की, तो उसे बाहर मौजूद 4 डोमेन लॉर्ड्स के अंदर आने का रास्ता ढूंढने और उसके लिए परेशानी खड़ी करने की चिंता भी सताएगी। चाहे कुछ भी हो, फिलहाल गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यह सोचते हुए वीर जल्दी से अब खाली हो चुके तालाब से मुड़ा और शांत सरोवर मंडप के अंदर चला गया।
यह देखते हुए कि तालाब में इतनी कीमती शुद्ध ची वाली मछलियां थीं, वीर को उम्मीद थी कि मंडप के भीतर भी कुछ अच्छा होगा। लेकिन शुद्ध ची वाली मछलियों को पाने के बाद उसका शुरुआती उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि वह जल्द ही निराश होकर मंडप से बाहर आ गया। प्राचीन महल परिसर के अन्य शानदार महलों और इमारतों की तरह यह भी पूरी तरह से खाली था। वहां बस कुछ कुर्सियां और मेजें ही बची थीं। बेशक ये कुर्सियां और मेजें कीमती आध्यात्मिक पेड़ों की लकड़ी से बनी थीं, इसीलिए वीर ने उनमें से कुछ को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बाहर निकलते समय बस फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में अपने मंडप को भरने के लिए, ताकि वह अब इतना खाली न लगे। उसके 2 शिष्य भी थे, इसलिए वापस जाने पर उसे उनके कमरों को भरने के लिए कुछ अच्छा फर्नीचर लाना होगा। वर्तमान में उनके पास केवल वही मानक फर्नीचर था जो वीर को मंडप दिए जाने से पहले ही भरा गया था, और मंडप के कई कमरे भी खाली थे। भविष्य में जब उसे और शिष्य मिलेंगे, तब के लिए उसे कम से कम उन्हें भरना होगा। खुद को यह समझाते हुए वीर यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मंडप से कुर्सियां चुराने का असली कारण उनका बैठने में बहुत आरामदायक होना था। दूसरी ओर मेजें इतनी मजबूत लग रही थीं कि बिना किसी क्षय के समय की मार झेल सकें। भले ही वह कुछ 100 वर्षों तक साधना करे, उसे भविष्य में अपना फर्नीचर बदलने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। यह कितना शानदार था! वीर पहले से ही जानता था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अधिकांश नासेंट सोल रेलम विशेषज्ञ अब तक कुछ 100 साल पुराने हो चुके थे, और उन्हें अपने मंडपों में सब कुछ कम से कम कुछ बार बदलना पड़ा था, क्योंकि वे फर्नीचर जैसी सामान्य चीजों के लिए कीमती धातुओं और लकड़ी जैसी चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, जब उनका उपयोग शक्तिशाली कलाकृतियों को बनाने के लिए किया जा सकता था। केवल यदि उनके पास संसाधनों की प्रचुरता हो, तभी कोई ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। वीर को यह भी महसूस हुआ कि अतीत में जो कोई भी इस प्राचीन महल परिसर का स्वामी था, उसने स्पष्ट रूप से उन चीजों की परवाह नहीं की जिन्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय कीमती सामग्री मानता था, और यहां तक कि मेज और कुर्सियों जैसे सामान्य फर्नीचर बनाने के लिए भी उनका उपयोग किया था। अगले कुछ घंटों में वीर ने कुछ और शुद्ध क्यूई मछलियों के अलावा कुछ भी कीमती पाए बिना केंद्र में स्थित विशाल महल को छोड़कर पूरे प्राचीन महल परिसर का तेजी से अन्वेषण किया। लगता है कि अगर मैं बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहता हूं, तो मैं केवल एक ही जगह जा सकता हूं। वीर ने अपने चेहरे पर हिचकिचाहट के साथ प्राचीन महल परिसर के केंद्र की ओर देखते हुए खुद से यह बात बुदबुदाई। प्राचीन महल परिसर के बाकी हिस्सों की तुलना में जो खाली थे और बिना किसी वास्तविक खतरे के थे, वीर को स्पष्ट रूप से गहरे डर का एहसास होता था जब भी वह महल परिसर के केंद्र में स्थित विशाल महल की ओर देखता था। लेकिन इस समय उसके पास प्राचीन महल परिसर के अंदर अन्वेषण करने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं बचा था। शिन अपनी तलवार निकालते हुए वीर ने सावधानी से विशाल महल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कदम के साथ खतरे का एहसास और भी तीव्र होता गया। प्राचीन महल परिसर के केंद्र में स्थित मुख्य महल की ओर जाने वाला मार्ग एक बड़ा मार्ग था, जो सीधे परिसर के बीच से होकर जाता था। इससे पहले वीर ने महल परिसर के प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय किनारे पर स्थित एक महल के माध्यम से बगल से प्रवेश किया था, जो बाधा के करीब था। महल परिसर के आधिकारिक प्रवेश द्वार की दिशा में देखते हुए वीर आश्चर्य से आह भरे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने महसूस किया कि मुख्य महल के अंदर उसका जो इंतजार कर रहा था, उसके प्रति उसका डर थोड़ा कम हो गया था। महल परिसर का प्रवेश द्वार कम से कम 1 दर्जन मीटर ऊंचा और लगभग 100 मीटर चौड़ा एक राजसी और सुंदर मेहराब था, जो आसानी से दर्शाता था कि मुख्य महल की ओर जाने वाला मार्ग कितना विशाल था। हूं? वह क्या है? जैसे ही वह महल परिसर के प्रवेश द्वार वाले बड़े मेहराब का अवलोकन कर रहा था, वीर की दृष्टि पड़ी। पहले वाले एक निश्चित समूह के कुछ लोग मेहराब से कुछ ही मीटर की दूरी पर अवरोध के सामने खड़े थे। क्या उन्होंने अंदर जाने का कोई रास्ता खोज लिया है? अचानक चिंता की एक लहर महसूस करते हुए वीर ने चारों के समूह का निरीक्षण किया,
और खुद को पास की एक इमारत के पीछे जल्दी से छिपा लिया। राहत की सांस लेते हुए जब उसने देखा कि उन्होंने उसे पहले नहीं देखा था, क्योंकि वे किसी और काम में बहुत व्यस्त थे। करीब से देखने पर वीर ने पाया कि उन चारों में से एक ने अपने एक हाथ में एक अजीब सी वस्तु पकड़ी हुई थी और उसे प्राचीन महल परिसर के अवरोध के सामने रखा हुआ था। वे क्या कर रहे हैं? उस छोटी वस्तु को अवरोध के सामने रखे जाते हुए देखते हुए वीर ने जल्द ही देखा कि अवरोध हिंसक रूप से हिलने लगा, क्योंकि वह उस स्थान के आसपास के छोटे क्षेत्र में कमजोर होने लगा था जहां वस्तु रखी गई थी। जल्द ही एक व्यक्ति के निकलने के लिए पर्याप्त बड़ा एक छोटा घेरा बनने लगा, क्योंकि संबंधित क्षेत्र के आसपास अवरोध और भी कमजोर होता जा रहा था। वीर यह देखकर स्तब्ध रह गया और अपनी पिछली हिचकिचाहट को त्याग कर प्राचीन महल परिसर के मुख्य महल की ओर बढ़ने से पहले जल्दी से पीछे मुड़ गया। यदि वह पर्याप्त तेज नहीं होता तो चारों का वह समूह अंदर चला जाता, और उस समय वीर को संदेह था कि वह आसानी से बच पाएगा। हमें अंदर जाने में कितना समय लगेगा? अवरोध के बाहर खड़े होकर राजगुरु वेद प्रकाश अधीरता से पूछ रहे थे, और नीचे सेना नायक जफर खान की ओर देख रहे थे, जिसने एक दुर्लभ प्रकार की आध्यात्मिक धातु से बने तकिए के आकार की एक अजीब वस्तु को प्राचीन महल परिसर के अवरोध के सामने पकड़ा हुआ था। इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लिखे हुए के अनुसार हमें अगले कुछ मिनटों में अंदर जाने में सक्षम होना चाहिए। तकिए के आकार की वस्तु को अवरोध के सामने रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेना नायक जफर खान ने जल्दबाजी में उत्तर दिया और फिर से अवरोध पर ध्यान केंद्रित किया। तकिए के आकार की वह वस्तु उन्हें पहले प्राचीन महल परिसर के प्रवेश द्वार के पास एक भूमिगत खंडहर में मिली थी। तकिए के आकार की वस्तु को वास्तव में किसी ने तकिए जैसा दिखने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वह एक दुर्लभ आध्यात्मिक धातु थी जो अपने संपर्क में आने वाले अवरोधों को कमजोर कर सकती थी और किसी को वहां से गुजरने की अनुमति दे सकती थी। कम से कम उस छोटे से लेख में तो यही उल्लेख किया गया था जो उन्हें तकिए के आकार की आध्यात्मिक धातु के पास मिला था। जब समूह ने तकिए के प्रभाव को देखा, तभी उन्हें इसके प्रभाव पर विश्वास होने लगा। अब वे केवल प्रतीक्षा ही कर सकते थे, क्योंकि वह तकिया अवरोध के माध्यम से प्राचीन महल परिसर के अंदर जाने का रास्ता बना रहा था। बेशक इसने राजगुरु वेद प्रकाश को जितनी जल्दी हो सके प्राचीन महल परिसर में प्रवेश करने की इच्छा से नहीं रोका। आखिरकार वे जितना अधिक समय बर्बाद करते, स्काई साम्राज्य और ऑनिक्स साम्राज्य के अलावा किसी और के आने की संभावना उतनी ही अधिक होती। उन दोनों के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि गुप्त क्षेत्र दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा के करीब स्थित था और पास में वास्तव में कोई अन्य शक्तिशाली बल नहीं था, और विभिन्न धर्म कभी भी गुप्त क्षेत्रों जैसी चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि यह उनके लिए बेकार था। इस तथ्य को देखते हुए कि वे साधकों की तुलना में एक अलग प्रणाली का पालन करते थे। राक्षसी साधक और सामान्य साधक ही गुप्त क्षेत्रों में रुचि रखने वाले एकमात्र लोग थे। कम से कम इस तथ्य को देखते हुए कि वे गुप्त क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। राजगुरु वेद प्रकाश और पितामह भीष्म दोनों को यकीन था कि उनके दोनों साम्राज्यों के विभिन्न धर्मों की इसमें बहुत अधिक रुचि होगी, यदि उन्हें पता चल जाए कि यह गुप्त क्षेत्र किसका है। प्राचीन महल परिसर के मुख्य महल में प्रवेश करते हुए वीर अपने सामने की हर चीज के विशाल आकार को देखकर चकित रह गया। यहां तक कि महल के मुख्य द्वार की ऊंचाई भी कई दर्जन मीटर थी। यहां से वीर यह भी देख सकता था कि इस गुप्त साम्राज्य का भूमिगत हिस्सा कितना बड़ा हो चुका था। उसकी तुलना में जहां उसने पहली बार प्रवेश किया था, वहां मुख्य महल का द्वार ही जड़ों से भरी छत तक पहुंच जाता था। यहां वीर को कई हजार मीटर ऊपर स्थित छत को देखने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा था। हूं ऊपर देखते हुए वीर को कुछ दिलचस्प दिखाई दिया। पहले देखे गए फॉर्मेशन स्तंभों के समान एक विशाल स्तंभ महल परिसर के सुरक्षा घेरे को सीधे भेदते हुए उस स्थान में जा घुसा था जिसे वीर मुख्य महल का मध्य क्षेत्र मान रहा था। लेकिन मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? यह सोचते हुए वीर ने अपने समकक्ष स्तंभों से कई गुना बड़े उस स्तंभ का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया
कि यह उसी स्थान के आसपास स्थित था जहां जमीन के ऊपर गुप्त साम्राज्य का प्रवेश द्वार था। क्या यह गुप्त साम्राज्य के प्रवेश द्वार से जुड़ा है? लेकिन गुप्त साम्राज्य का प्रवेश द्वार भूमिगत महल परिसर को क्यों भेदेगा? निश्चित रूप से वे अपने ही महलों को नष्ट नहीं करना चाहते होंगे। उस विशाल स्तंभ के केवल एक छोटे से हिस्से को ढांकने वाली जड़ों को देखते हुए, जो पिछले स्तंभों की तरह इसे रोकने में असमर्थ लग रही थीं, वीर को लगा कि ये फॉर्मेशन स्तंभ शायद गुप्त साम्राज्य के स्वामी द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाए गए थे जिसने अतीत में इस गुप्त साम्राज्य पर हमला किया होगा। इस तरह से सोचते हुए वीर थोड़ा भ्रमित महसूस करने लगा जब उसने जमीन के ऊपर देखे गए विभिन्न खंडहरों के बारे में सोचा। शायद यह अतीत में वास्तव में एक प्रशिक्षण स्थल था, लेकिन यह संभवतः उस प्राचीन जंगल से बिल्कुल अलग दिखता था जो उसने ऊपर देखा था। वीर उन विभिन्न खंडहरों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था जो उसने ऊपर देखे थे, जैसे कि छोटा भूमिगत महल और मंदिर। यदि यह वास्तव में अतीत में युवा शिष्यों के लिए एक प्रशिक्षण स्थल था, तो ये दोनों वहां मेल नहीं खाते थे। कुल मिलाकर वीर ने इसके बारे में और न सोचने का फैसला किया और विशाल द्वार से मुख्य महल के अंदर जाने लगा। उसके मन में पहले जो डर था, वह पूरी तरह से जिज्ञासा में बदल गया था, क्योंकि वह यह जानने में रुचि रखता था कि अतीत में इस गुप्त साम्राज्य में क्या हुआ था। क्या किसी विदेशी शक्ति ने उस संप्रदाय के प्रशिक्षण स्थलों में से एक पर हमला किया था, जिससे यह गुप्त साम्राज्य संबंधित था, ताकि उनकी युवा पीढ़ी को मारकर उनकी भविष्य की शक्ति को कमजोर किया जा सके? शायद इस गुप्त साम्राज्य के स्वामी ने अतीत में अपने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था और परिणाम स्वरूप उसे नष्ट कर दिया गया था। या यह महाद्वीप के धर्मों को अपमानित करने का एक साधारण परिणाम भी हो सकता था। जब भी कोई उनकी आस्था को छीनने की कोशिश करता था और अपने अनुयायियों को इकट्ठा करना शुरू करता था, तो उनका एक साथ आने का इतिहास रहा था। जमीन के ऊपर प्राचीन जंगल का मंदिर इससे संबंधित हो सकता था। अगर मैं अपनी कल्पना के घोड़ों को इसी तरह दौड़ने दूंगा, तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा अतीत में गुप्त साम्राज्य में क्या हुआ था। इसके विभिन्न कारणों के बारे में सोचते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर ने महल परिसर के मुख्य महल में प्रवेश किया। हाँ, यहाँ क्या छिपा है, ये जाने बिना मैं निश्चित रूप से वापस नहीं जाऊंगा। जिस समय वीर ने प्राचीन महल परिसर के मुख्य महल में प्रवेश किया और 4 लोगों का समूह भी सुरक्षा घेरे को तोड़ने और महल परिसर में प्रवेश करने के करीब था, ठीक उसी समय एक विशेष घुमक्कड़ उस प्राचीन महल परिसर के पास के क्षेत्र तुम्हें दिखाई दिया और देखने लगा। चेहरे पर एक भावुक अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ा। इस कलाकृति के साथ मैं उन चारों की उपस्थिति में भी अंदर प्रवेश कर पाऊंगा। अपने मन में यह सोचते हुए वह घुमक्कड़ उन चारों के समूह की ओर बढ़ा गया। उसकी कमर पर बेल्ट के आकार की एक छोटी सी कलाकृति मजबूती से बंधी हुई थी, जिससे उसके चारों ओर एक अजीब सी धुंध निकल रही थी, जिसने उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह छिपाकर रखा था। वह विशाल छिपकली जैसा दैत्य जीव केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था और उसकी दृष्टि उन चारों के समूह पर टिकी हुई थी जिनसे उसने पहले युद्ध किया था। वह उस घुमक्कड़ से पूरी तरह अनजान था जो अभी एक पल पहले ही उसके पास प्रकट हुआ था। उसे केवल एक छोटी सी धुंध दिखाई दी जो पास से गुजरी और उन 4 लोगों की दिशा में बह गई जिन पर उसकी नजरें जमी हुई थीं। कुछ भी असामान्य नहीं था। महल के मुख्य द्वार से चलते हुए वीर ने जल्द ही खुद को एक बेतरतीब बढ़े हुए बगीचे में पाया, जहां पास के पेड़ों और वनस्पतियों ने आगे के रास्ते को पूरी तरह से ढक लिया था। अतीत में यह संभवतः किनारे पर हरे भरे पेड़ों और पौधों से भरा एक सुंदर मार्ग रहा होगा, लेकिन इस समय तक उन्होंने महल के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से घेर लिया था। इसने इसे बाकी प्राचीन महल परिसर से अलग बना दिया था और वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बार फिर ऊपर के प्राचीन जंगल में लौट आया हो। इस भारी विषमता ने वीर को थोड़ा हैरान कर दिया और वह मूल मार्ग पर चलते हुए प्राचीन महल परिसर के मुख्य महल में जाने से पहले जल्दी से अपने परिवेश का जायजा लेने लगा।
उस स्थान की सुंदर वास्तुकला को देखना उसके लिए आंखें खोलने वाला और साथ ही अद्भुत भी था। आखिरकार, वर्षों से बरहे हुए पौधों और पेड़ों के अलावा वहां समय बीतने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। यह महल का मुख्य भाग होना चाहिए। वनस्पतियों और पेड़ों से ढके रास्ते से चलते हुए वीर जल्द ही महल के मुख्य क्षेत्र की ओर जाने वाले हॉल के सामने पहुंच गया। महल परिसर के प्रवेश द्वार की तुलना में यह प्रवेश द्वार और भी अधिक भव्य था, जिसके दरवाजे पर विभिन्न फीनिक्स और ड्रैगन उकेरे गए थे, जो सत्ता के लिए किसी तरह के युद्ध में लगे हुए एक दूसरे पर गरजते हुए प्रतीत हो रहे थे। वीर को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जीवित हों, जब उसने महल के मुख्य गलियारे की ओर जाने वाले बड़े दरवाजे पर अपना हाथ रखा और बिना किसी प्रतिरोध के उसे धकेल कर खोल दिया। महल के भीतर और गहराई में जाने से पहले वह खुद को दरवाजे पर फीनिक्स और ड्रैगन की सुंदर नक्काशी को एक बार फिर देखने से नहीं रोक सका। कितना विशाल! गलियारे में प्रवेश करते ही वीर अपने से कई 100 मीटर ऊपर की छत को देखते हुए अविश्वास की आवाज निकाले बिना नहीं रह सका। गलियारे के दोनों किनारों और छत को ढांकने वाला एक विशाल भित्ति चित्र उसके सामने फैला हुआ था, और वीर उस व्यक्ति के पूर्ण समर्पण को महसूस किए बिना नहीं रह सका, जिसने अतीत में इतना बड़ा भित्ति चित्र बनाया था। भित्ति चित्र का अवलोकन करते हुए वीर को जल्द ही पता चला कि यह विभिन्न प्रकार के नायक पात्रों और पौराणिक जीवों के बीच लंबे समय से भूले हुए विवादों पर एक महाकाव्य युद्ध का वर्णन कर रहा था। गलियारे की दीवारों पर भित्ति चित्र द्वारा बताई गई कहानी को समझने की अपनी पूरी कोशिश करते हुए वीर केवल अपना सिर हिला सका और हार मान ली, क्योंकि बताई गई कहानी ऐसी नहीं थी जिससे वह परिचित हो, और न ही यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह पहले से कुछ जानता था। वह केवल इतना ही समझ सका कि अतीत में एक महाकाव्य लड़ाई हुई थी और गुप्त क्षेत्र का स्वामी भी शायद इसका हिस्सा रहा होगा। शायद यही कारण था कि अतीत में गुप्त क्षेत्र पर हमला किया गया था। गलियारे के भित्ति चित्र में चित्रित युद्ध से संबंधित कुछ। इसके बारे में सोचते हुए वीर को लगा कि यह तर्कसंगत है, और वह गलियारे में धीरे धीरे चलता रहा, जबकि उसने भित्तिचित्र पर बनी विभिन्न आकृतियों को याद रखने की पूरी कोशिश की, इस उम्मीद में कि भविष्य में शायद वह कुछ पता लगा सके यदि उसे भित्तिचित्र पर मौजूद लोगों में से किसी का ऐतिहासिक अभिलेख मिल जाए। यह क्या है? गलियारे के अंत में पहुंचते हुए वीर ने एक बड़ा दरवाजा देखा, जो महल के सिंहासन कक्ष की ओर जाता था। लेकिन यह वह चीज नहीं थी जिसने वीर को आश्चर्यचकित किया। मंदिर का वह नीला फिनिक्स। वास्तव में गलियारे के अंत में भित्ति चित्र में वही विशाल नीला फिनिक्स दिखाया गया था जिसे उसने पहले मंदिर के अंदर पेंटिंग में देखा था, जो अपने पंख फड़फड़ा रहा था क्योंकि बर्फ की एक लहर ने आसपास के ड्रैगन, फिनिक्स और मनुष्यों को उसी स्थान पर जमा दिया था। उस पेंटिंग की तुलना में जहां नीले फीनिक्स को बंदी बनाया जा रहा था, भित्तिचित्र में नीले फीनिक्स को अपने विरोधियों को हराते हुए दिखाया गया था, क्योंकि वह ऊपर से युद्ध के मैदान को राजसी ढंग से देख रहा था, जिससे आसपास के ड्रैगन, फिनिक्स और मनुष्य डर से भर गए जब उन्होंने उसकी ओर ऊपर देखा। यह उस पेंटिंग की तुलना में बिल्कुल विपरीत था जो उसने मंदिर में देखी थी, जहां नीले फीनिक्स को मनुष्यों, फीनिक्स और ड्रैगन के संयुक्त गठबंधन द्वारा बंदी बना लिया गया था। शायद गलियारे के भित्तिचित्र पर दिखाया गया युद्ध नीले फीनिक्स के बंदी बनाए जाने से पहले की किसी घटना का था, या शायद उन दोनों में से कोई एक गलत था। इस बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाते हुए वीर जानता था कि अभी उसके लिए इन चीजों पर विचार करना व्यर्थ था। सबसे पहले उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, अन्यथा उन चीजों की जांच करने में उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो सकता है जिनकी उसे अनुमति नहीं थी। आखिरकार कोई तो कारण होगा कि ऐसा महाकाव्य युद्ध अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात था, और वीर को लगा कि इसका समय बीतने से कोई लेना देना नहीं है। चरमराहट। सिंहासन कक्ष का दरवाजा खोलते ही वीर की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसने सिंहासन कक्ष के बीच में मजबूती से जमे हुए एक परिचित पेड़ को देखा। हालांकि वीर को जिस चीज ने चौंका दिया वह यह नहीं थी, बल्कि वह विशाल स्तंभ था जो ऊपर से उतरा
और सिंहासन कक्ष की छत के माध्यम से मुख्य महल में प्रवेश कर गया था और सीधे प्राचीन पेड़ में घुस गया था, जिससे पेड़ दो हिस्सों में टूट गया था। वीर आसानी से देख सकता था कि वह प्राचीन वृक्ष मरने की स्थिति में था और लंबे समय से उसी हाल में था। इसी समय वीर को यह विश्वास हो गया कि संरचना स्तंभ वास्तव में अतीत में गुप्त क्षेत्र के मालिक पर हुए हमले का हिस्सा थे। उस स्थिति में गुप्त क्षेत्र का वह प्रवेश द्वार जिसका उपयोग उसने प्रवेश करने के लिए किया था, संभवतः वास्तविक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि अतीत में गुप्त क्षेत्र पर आक्रमण करने की कोशिश करते समय हमलावर दल द्वारा बनाया गया द्वार था। अगर ऐसा है, तो सिंहासन कक्ष के चारों ओर देखते हुए वीर ने जल्द ही एक बड़े फाटक जैसी चीज की खोज की, जो उस स्थान पर बंद थी जहां सामान्य रूप से सिंहासन होता है। मुख्य महल वह स्थान था जहां गुप्त क्षेत्र का वास्तविक प्रवेश द्वार स्थित था। गुप्त क्षेत्र के वास्तविक प्रवेश द्वार को देखकर वीर चीजों को थोड़ा और समझने लगा, क्योंकि महल परिसर संभवतः एक प्रकार का शहर था जहां गुप्त क्षेत्र के पिछले मालिक के अधीन विभिन्न लोग रहते थे। सरसराहट। जैसे ही वह गुप्त क्षेत्र में अब तक देखी गई चीजों को आपस में जोड़ने लगा था, वीर अचानक फिर से वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। जब उसने उस प्राचीन वृक्ष की परिचित सरसराहट सुनी, जिसने उसे सबसे पहले गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से में फेंक दिया था। तुम क्यों? क्या तुम चाहते थे कि मैं यहां आऊं? प्राचीन वृक्ष की ओर देखते हुए वीर ने यह कहा। वह पहले ही समझ चुका था कि प्राचीन वृक्ष द्वारा उसे यहां बुलाने के पीछे कोई कारण था। आखिरकार, इसकी शक्ति को देखते हुए वीर को इसमें कोई संदेह नहीं था कि घायल होने और मृत्यु के करीब होने के बावजूद यह अभी भी बिना किसी खास प्रयास के उसे मार सकता था। यह तथ्य कि इसने उसे आसानी से हराकर बिना किसी परेशानी के भूमिगत दुनिया में फेंक दिया था, ने इस विश्वास को और भी पुख्ता कर दिया। सरसराहट वृक्ष ने उत्तर में अपनी शाखाएं लहराईं और अचानक वीर को महसूस हुआ कि वह सुन्न हो गया है। वह कैसे समझेगा कि वृक्ष उससे क्या कह रहा है? वह वृक्षों की भाषा नहीं समझता था। जैसे ही वीर सोच रहा था कि प्राचीन वृक्ष उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसने अचानक अपनी शाखाओं को और अधिक आक्रामक तरीके से लहराया और वे कोमल हरे रंग के साथ चमकने लगीं, क्योंकि उससे ऊर्जा का एक अंश निकला और वीर के सामने तैरने लगा। सर्र से उसी समय उसके अंतराल वलय के अंदर से नीला पंख अपने आप बाहर उड़ गया और प्राचीन वृक्ष की ऊर्जा को सोख लिया। फिर वह हल्के नीले रंग में चमकने लगा और वापस अपनी पूर्व स्थिति में आकर वीर के हाथों में गिर गया। ये अभी क्या हुआ? अपने हाथों में अभी भी धीरे धीरे चमक रहे नीले पंख को देखते हुए वीर ने उसकी जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और वह अनिच्छा से उसे वापस अपने अंतराल वलय में ही रख सका और फिर से प्राचीन वृक्ष पर ध्यान केंद्रित करने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि मंदिर के उस नीले पंख में निश्चित रूप से कुछ और भी था। कड़क। तुम मजाक कर रहे हो? प्राचीन वृक्ष की ओर देखते हुए वीर को महसूस हुआ कि उसने अभी जो कुछ भी किया था, उसने उसे पूरी तरह से थका दिया था और वह अब उस विशाल स्तंभ को और नहीं रोक सकता था, क्योंकि वह धीरे धीरे प्राचीन वृक्ष के माध्यम से नीचे धंसने लगा था। धमाका! पूरे भूमिगत संसार में एक जोरदार आवाज गूंज उठी, क्योंकि स्तंभ ने प्राचीन वृक्ष को दो भागों में विभाजित कर दिया और नीचे जमीन में धंस गया। पार्श्व अभियान, गुप्त क्षेत्र, रचना के केंद्र को खोजें, पूर्ण। पुरस्कार, पार्श्व अभियान जारी रखें। क्या आप पार्श्व अभियान जारी रखना चाहेंगे? हाँ, नहीं। प्राचीन वृक्ष की मृत्यु के बाद पूरी भूमिगत दुनिया को हिंसक रूप से हिलते हुए महसूस करते हुए वीर ने सिस्टम की परिचित आवाज सुनी। कोई भी मूर्ख यह समझ जाएगा कि प्राचीन वृक्ष को दबाने वाला गुप्त क्षेत्र के केंद्र में स्थित विशाल स्तंभ ही विशाल रचना का केंद्र होगा। जैसे ही महल उसके चारों ओर ढहने लगा, वर्तमान स्थिति को देखते हुए वीर ने सिस्टम द्वारा दिए गए पार्श्व अभियान को जारी रखने के प्रस्ताव को जल्दी से स्वीकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके सामने एक नया अभियान प्रकट हुआ।
उत्तरजीविता अभियान। गुप्त क्षेत्र के ढहने से पहले यहां से निकलें। पुरस्कार: शुद्धिकरण गुटिका 5 गुना। विफलता: मृत्यु। यह पहला अभियान था जो विफल होने पर उसे मार डालेगा। एक उत्तरजीविता अभियान। वीर को लगा कि यह अभियान वास्तव में उसकी वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त था, क्योंकि वह दूर अन्य रचना स्तंभों को उन जड़ों को तोड़ते हुए महसूस कर सकता था जिन्होंने उन्हें अनगिनत वर्षों तक जकड़े रखा था। वे जमीन में गहराई तक समा गए और उस रचना को पूरी तरह से सक्रिय करने लगे जिसे उन्हें अतीत में निष्पादित करना था। गड़गड़ाहट। विचाराधीन रचना ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि जमीन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूरा गुप्त क्षेत्र हिंसक रूप से हिलने लगा और वीर के सामने केंद्र में स्थित स्तंभ के चारों ओर एक भयानक ऊर्जा पनपने लगी। अगर मैं यहां से जल्द ही बाहर नहीं निकला तो मैं सच में मर जाऊंगा, यह अपने आप से बुदबुदाते हुए वीर ने देखा। वह गुप्त क्षेत्र के मूल प्रवेश द्वार की ओर बढ़े के बूढ़े और उसे जल्दी से खोलकर भागने का प्रयास करने लगे। लेकिन उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि गुप्त क्षेत्र से बाहर ले जाने वाला विशाल द्वार बंद ही रहा। वीर को इसे खोलने का एकमात्र संकेत प्रवेश द्वार पर लगा एक छोटा ताला मिला, जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन प्रतीकों से भरा हुआ था। गूंज। हूं। जब वीर गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ थे, तभी उनकी अंतराकाशीय अंगूठी के भीतर मौजूद नीला पंख धीरे से थिरथिराया और उनके सामने उड़कर आ गया और सिंहासन कक्ष के किनारे स्थित एक गुप्त मार्ग की ओर बढ़ने लगा। वीर अभी केवल उस नीले पंख का पीछा ही कर सकते थे और आशा कर सकते थे कि वह उन्हें गुप्त क्षेत्र के मूल प्रवेश द्वार खोलने का कोई रास्ता दिखाएगा, या कम से कम गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता दिखाएगा। गड़गड़ाहट। ये क्या हो रहा है? अचानक धरती क्यों कांपने लगी? देखो, धरती फट रही है। क्या गुप्त क्षेत्र ढहना शुरू हो गया है? इससे पहले कि हम इस आपदा में फंस जाएं, हमें यहां से निकलना होगा। जिस समय वीर ने गुप्त क्षेत्र के मूल प्रवेश द्वार को सक्रिय करने का रास्ता खोजने के लिए नीले पंख का पीछा करना शुरू किया, उसी समय सतह पर अराजकता फैलने लगी थी, क्योंकि जमीन में कई बड़ी दरारें दिखाई देने लगी थीं, जो सीधे गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से तक जा रही थीं। हालांकि ऊपर मौजूद लोगों को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं थी कि नब साम्राज्य ने प्रवेश द्वार को रोकने के लिए अपने लोग तैनात किए होंगे। बाहर निकलना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि पूरी तरह से ढहते हुए गुप्त क्षेत्र में रहने का मतलब होगा दुनिया के बीच के शून्य में फंस जाना, जहां से अपनी मूल दुनिया में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। वे उस शून्य में तब तक भटकते रहेंगे जब तक कि वे किसी आकस्मिक शून्य तूफान या वहां छिपे अन्य भयानक खतरों के कारण मर न जाएं। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसका सामना इनसे न भी हो, तो भी बिना किसी ऊर्जा के ऊर्जा समाप्त होने पर साधक भूख से मर जाएगा। यही मुख्य कारण था कि अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि नब साम्राज्य उनके द्वारा खोजे गए विभिन्न खजानों को छीन सकता है। चाहे कुछ भी हो, कुछ खजाने खो देना मरने से बेहतर था। युवा स्वामिनी, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। भले ही नब साम्राज्य के लोग बाहर हों, अगर हम यहां रुके रहे तो हम मारे जाएंगे। जयेंद्र ने प्रवाहित मेघ संप्रदाय की युवा स्वामिनी से विनती की, क्योंकि वह गुप्त क्षेत्र को छोड़ने और संभवतः नभ साम्राज्य के लोगों द्वारा पकड़े जाने की आशंका से वहां से हटना नहीं चाहती थीं। मेरी स्वामिनी, मुझे लगता है कि बुद्धाऊ जगदीश सही कह रहे हैं। भले ही हम उस पुरावशेष को खो दें, लेकिन यहां अपनी जान गंवाने से यह फिर भी बेहतर है। वृद्ध महिला को समझ आ गया था कि उनके मन में क्या चल रहा है, और उन्होंने तुरंत जयेंद्र का समर्थन किया। आह, ठीक है, हम यहाँ के बाकी लोगों की तरह ही निकलेंगे। बस आशा करते हैं कि नभ साम्राज्य ही एकमात्र शक्ति नहीं है जो गुप्त क्षेत्र के बाहर तैनात है। उस पुरावशेष को खोने की बात सोचकर हताशा भरे स्वर में युवा स्वामिनी अनिच्छा से बुद्धाऊ जगदीश और वृद्ध महिला के सुझाव पर सहमत हो गई।
वह पुरावशेष प्रवाहित मेघ संप्रदाय की एक बहुमूल्य वस्तु थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। फिर भी इसका वास्तविक उपयोग अभी भी अज्ञात था, जिस कारण से वह युवा स्वामिनी और वृद्ध महिला स्वर्गीय नब साम्राज्य में पहुंची थीं। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का एक कीमती अवशेष और बुद्धाऊ जगदीश से मिलना भी इसी से जुड़ा था। कुल मिलाकर क्लाउड स्काई साम्राज्य में हालात पहले जैसे शांतिपूर्ण नहीं थे और फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय को अन्य संप्रदायों के एक समूह द्वारा निशाना बनाया गया था, जिन्होंने संप्रदाय के कीमती अवशेष को चुराने के लिए हाथ मिला लिया था। इसे रोकने के लिए संप्रदाय प्रमुख ने वृद्ध महिला और युवा युवती को हेवनली स्काई किंगडम की ओर भेज दिया था, ताकि जब तक अशांति और अराजकता खत्म न हो जाए तब तक वे वहां छिप सकें। बाहर निकलने के बाद हमें स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय की ओर बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। आह, हमें उस गुप्त क्षेत्र में कभी प्रवेश ही नहीं करना चाहिए था, केवल इसलिए कि उन साम्राज्यों और मजबूत संप्रदायों में से किसी ने अभी तक उस पर अपना दावा नहीं किया था। अफसोस में आह भरते हुए वृद्ध महिला ने यह कहते हुए खुद को दोषी ठहराया। उसने सोचा कि उसे युवा युवती को इतनी जल्दबाजी में कार्य करने और गुप्त क्षेत्र में खोजबीन करने के लिए प्रवेश करने से रोकना चाहिए था। कड़क, अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। पहले सुरक्षित बाहर निकलते हैं। नीचे की जमीन को टूटते हुए और धंसते हुए देखकर जयेंद्र ने उन दोनों को अपने नीचे की जमीन की ओर देखने का इशारा किया, जो किसी भी पल ढहने के संकेत दे रही थी। चलो चलें! युवा युवती ने चारों ओर देखा और एक पास के 100 मीटर से अधिक ऊंचे प्राचीन वृक्ष को अचानक नीचे गुप्त क्षेत्र के भूमिगत हिस्से में गिरते हुए और कुछ हजार मीटर नीचे जमीन से टकराते हुए देखा। सर्र उन तीनों ने अब और इंतजार नहीं किया और वे तेजी से गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। सौभाग्य से वे प्रवेश द्वार के पास ही बाहर निकलने के अवसर का इंतजार कर रहे थे, जब स्काई साम्राज्य गुप्त क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अपने स्तर की अन्य शक्तियों के साथ लड़ना शुरू करेगा। इसीलिए उन्हें गुप्त क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में अधिक समय नहीं लगा। हा हा, आखिरकार हम प्राचीन महल परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। खुशी भरी हंसी हंसते हुए स्काई साम्राज्य के राजगुरु वेद प्रकाश ने प्रसन्नतापूर्वक देखा कि कैसे तकिए जैसी वस्तु ने अवरोध में एक छोटा सा छेद कर दिया था, जो उनके गुजरने के लिए पर्याप्त बड़ा था। गड़गड़ाहट। लेकिन जैसे ही वह सेनानायक लक्ष्मण सिंह और ऑनिक्स साम्राज्य के 2 लोगों के साथ प्रवेश करने वाले थे, गुप्त क्षेत्र का पूरा भूमिगत हिस्सा हिंसक रूप से हिलने लगा और प्राचीन महल परिसर के सामने का अवरोध पूरी तरह से गायब हो गया। मुख्य महल के केंद्र से चारों के समूह ने एक विशाल स्तंभ को मुख्य महल को भेदते हुए देखा, क्योंकि उसने धीरे धीरे एक भयानक ऊर्जा छोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे आसपास की कंपन और अधिक हिंसक होती गई, वह ऊर्जा हर बीतते सेकंड के साथ धीरे धीरे और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। दहाड़। उस विशाल छिपकली रूपी राक्षस ने भी बदलावों को महसूस किया और विशाल स्तंभ की दिशा में एक दहाड़ मारी, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह पर ही जकड़ा रहा। एक कदम भी करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से उस विशाल स्तंभ से डरा हुआ था। एक विशेष अजीब धुंध भी प्राचीन महल परिसर से कुछ मीटर दूर रुक गई और फिर वह तेजी से मुख्य महल की दिशा में तैरने लगी, जबकि चारों का समूह उस विशाल स्तंभ द्वारा दिए गए सदमे के कारण अपनी जगह पर ही स्थिर रह गया था। धमाका धमाका धमाका। दूर एक भीषण कंपन महसूस की जा सकती थी, क्योंकि राजगुरु वेद प्रकाश और पितामह भीष्म बमुश्किल दूर के अन्य छोटे निर्माण स्तंभों को जमीन में धंसे हुए देख पा रहे थे और वे मुख्य स्तंभ के साथ जुड़ने लगे थे, क्योंकि भयानक ऊर्जा पहले की तुलना में और भी तेज गति से एक साथ इकट्ठा होने लगी थी। यह एक क्षेत्र विनाश, विनाशक व्यूह। अपने चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ खुद से यह बुदबुदाते हुए राजगुरु वेद प्रकाश को शायद आभास हो गया था कि वे स्तंभ किस प्रकार का व्यूह थे।
एक क्षेत्र विनाशक व्यूह। ऐसे व्यूह का एकमात्र उद्देश्य एक रहस्यमयी क्षेत्र को नष्ट करना था। लेकिन आकाश साम्राज्य भी ऐसी विधि का उपयोग नहीं करता, क्योंकि यह केंद्र खोजने के बाद रहस्यमयी क्षेत्र को अपने आप ढहने देने की तुलना में बहुत अधिक संसाधनों की बर्बादी थी। एक क्षेत्र विनाशक व्यूह का उपयोग केवल तभी किया जाता जब यह संभव न होता, और तब भी यह संसाधनों की बर्बादी ही होती, क्योंकि इसमें उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की भारी मात्रा बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी पीड़ा पहुंचा सकती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि व्यूह के निर्माण में उपयोग किए गए वे संसाधन व्यूह के सफलतापूर्वक सक्रिय होने और रहस्यमयी क्षेत्र को नष्ट करने के बाद हमेशा के लिए लोगों के बीच के शून्य में खो जाते। अंत में अधिकांश समय एक रहस्यमयी क्षेत्र को नष्ट करने की तुलना में उस पर कब्जा करना कहीं बेहतर समाधान था। जैसे ही रहस्यमयी क्षेत्र के लोग घबरा रहे थे और क्षेत्र के पूरी तरह से ढहने से पहले बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, वीर गुप्त मार्ग से अपना रास्ता बना रहा था। वह नीले पंख का बारीकी से पीछा कर रहा था, जो उसके सामने तैरते हुए उसे महल के भूमिगत हिस्से में और गहराई तक ले जा रहा था। वह मार्ग जिससे वह गुजर रहा था हिंसक रूप से हिल उठा, और वीर ने कामना की कि नीला पंख थोड़ा और तेजी से उड़ सके, क्योंकि उसे चिंता थी कि यदि बहुत अधिक समय लगा तो छत उसके ऊपर गिर सकती है। कड़क! वह चिंता निराधार नहीं थी, क्योंकि भूमिगत मार्ग में कई दरारें फैलने लगी थीं, जबकि वीर ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। यह तो मार्ग के अंत में पहुंचते ही नीला पंख अचानक रुक गया और वीर ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और अपनी स्थानिक अंगूठी में वापस रख दिया। इसके बाद उसने उस कमरे का निरीक्षण किया जो भूमिगत मार्ग के अंत में था। वह ऐसी किसी भी चीज की तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहा था जो उसे रहस्यमयी क्षेत्र के मूल प्रवेश द्वार को सक्रिय करने और बाहर निकलने में मदद कर सके। वह कमरा उसकी पहली उम्मीद से बड़ा था, लेकिन वह अभी भी प्राचीन महल परिसर के अधिकांश अन्य स्थानों की तरह खाली था। महल परिसर के बाकी स्थानों की तुलना में एकमात्र अंतर यह था कि वह स्थान ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाल ही में उपयोग किया गया हो। इस बारे में सोचते हुए वीर ने बिस्तर की चादरों को देखा, जो पूरी तरह से मुड़ी हुई थीं और कमरे के एक कोने में फेंकी गई थीं, और कमरे के दूसरे कोने में स्थित छोटी मेज को देखा जिस पर कुछ कागजात रखे थे। मेज पर रखे कागजों के पास एक दिए से हल्की रोशनी निकल रही थी। वीर यह सोच रहा था कि क्या प्राचीन वृक्ष के अलावा महल परिसर के अंदर अभी भी कोई बचा है? हूं, हथियार? मेज पर रखे कागजों को देखते हुए वीर ने तुरंत उन कागजों पर बने चित्रों को विभिन्न प्रकार के हथियारों और अन्य अजीब कलाकृतियों के ब्लूप्रिंट के रूप में पहचान लिया। सरसराहट! जैसे ही वीर मेज पर रखे विभिन्न कागजों को देख रहा था, उसने अचानक बिस्तर के नीचे से किसी चीज के हिलने की आवाज सुनी और सावधानी से आगे बढ़ते हुए खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया। पहले जब उसने पहली बार कमरे में प्रवेश किया था, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, और वह स्थान इतना छोटा था कि उसके पूरे छद्म तलवार क्षेत्र द्वारा कवर किया जा सकता था। वीर उस समय को याद किए बिना नहीं रह सका जब उसे एक निश्चित प्राचीन वृक्ष द्वारा रहस्यमयी क्षेत्र के भूमिगत भाग में फेंक दिया गया था। सर! कमरे में बिस्तर की ओर बढ़ते हुए और उसे एक तरफ हटाते हुए वीर क्षण भर के लिए रुक गया। एक और समाधि। बिस्तर के नीचे गुप्त दरवाजे को देखते हुए वीर ने सावधानी से उसे खोला और अंधेरे में नीचे झांका। निश्चित रूप से यहां कोई और रह रहा था। हालांकि वह पहले निश्चित नहीं था, लेकिन गुप्त प्रवेश द्वार खोलने के बाद वीर ने किसी जीवित प्राणी की उपस्थिति महसूस की और उसे यकीन हो गया कि उसके आने से पहले वास्तव में कमरे में कोई रह रहा था, और संभवतः उसके करीब आने का आभास होते ही वे गुप्त रास्ते से भाग गए थे। गड़गड़ाहट, आसपास का वातावरण हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि वीर ने देखा कि वह जिस रास्ते से आया था वह ढहने के और भी करीब आता जा रहा था, और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से कई दरारें फैलने लगी थीं। कमरे में चारों ओर नजर डालते हुए
वीर को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो उसे गुप्त क्षेत्र के मूल प्रवेश द्वार को खोलने और बाहर निकलने में मदद कर सके। हाँ, मुझे आशा है कि नीचे गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। अपने पीछे के रास्ते को ढहते हुए देखकर एक ठंडी सांस भरते हुए वीर ने उसी व्यक्ति का पीछा करने का फैसला किया जो उसके आने से पहले कमरे में रह रहा था। आखिर उसे संदेह था कि यदि गुप्त क्षेत्र के ढहने के साथ बाहर निकलने का कोई रास्ता न होता, तो वे बिस्तर के नीचे के गुप्त रास्ते में प्रवेश नहीं करते। इस बारे में सोचते हुए वीर को लगा कि यह संभव हो सकता है कि वह व्यक्ति उसके आने पर नहीं भागा, बल्कि गुप्त क्षेत्र के आसन्न पतन को महसूस करने के बाद भाग गया हो। सरसराहट। गुप्त रास्ते में प्रवेश करते हुए वीरगुप्त दरवाजा बंद करने से पहले मेज पर बिखरे हुए विभिन्न नक्शों को समेटना नहीं भूला। कड़क! गुप्त रास्ते में और गहराई तक जाते हुए वीर ने अपने पीछे के कमरे को ढहते हुए सुना और एक गहरी आह भरी। चाहे कुछ भी हो, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि उसने सही निर्णय लिया है। उसी समय प्राचीन महल परिसर के बाहर राजगुरु वेद प्रकाश और पितामह भीष्म के साथ सेना नायक लक्ष्मण सिंह और सेना नायक जफर खान ने प्राचीन महल परिसर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उनके लिए गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में लगने वाला समय बहुत अधिक होता, जब तक कि वे धरती के इतना फटने का इंतजार न करते कि वे भूमिगत दुनिया से बाहर उड़ सकें। लेकिन ऐसा होने से पहले उनके पास प्राचीन महल परिसर का पता लगाने और अंदर क्या छिपा है, इसे उजागर करने के लिए अभी भी कुछ समय था। आखिर यह गुप्त क्षेत्र अतीत में उस संप्रदाय का था और निश्चित रूप से अंदर कुछ कीमती होगा। विचाराधीन संप्रदाय को अब तक का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय माना जा सकता है और आज के साम्राज्य भी अब भुला दिए गए उस संप्रदाय की शक्ति के आसपास भी नहीं थे। आकाश साम्राज्य के राजगुरु वेद प्रकाश और गोमेद साम्राज्य के पितामह भीष्म ने मिलकर काम करने का निर्णय सटीक रूप से इसलिए लिया क्योंकि वे जानते थे कि संप्रदाय द्वारा छोड़े गए गुप्त क्षेत्र के भीतर की चीजें आत्मा आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञों को इसके लिए आपस में लड़ाने के लिए पर्याप्त होंगी। यह उन दोनों के लिए अंततः डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के अंतिम चरण को पार करने और आत्मा आरोहण क्षेत्र में प्रवेश करने का एक अवसर था। उस समय उन्हें वास्तव में इवारिया महाद्वीप के शिखर पर पहुंचा हुआ माना जा सकता था। दोनों साम्राज्यों के बीच चाहे किसी भी प्रकार की शत्रुता क्यों न हो, राजगुरु वेद प्रकाश और पितामह भीष्म एक और भी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हुए इसे भुलाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। निश्चित रूप से उनकी पुरानी दोस्ती ने भी इस बात में योगदान दिया कि वे कितनी आसानी से एक साथ काम करने में सफल रहे। दूसरी ओर सेना नायक लक्ष्मण सिंह और सेना नायक जफर खान के बीच किसी भी प्रकार की पुरानी दोस्ती नहीं थी। इसके विपरीत वे सीमा पर एक दूसरे से भिड़ चुके थे। एक दूसरे के साथ वे कई बार उलझ चुके थे और उन्होंने केवल इसीलिए साथ काम किया क्योंकि उनके बड़ों ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। यह अतीत के पौराणिक लोकनगरों में से एक होना चाहिए। प्राचीन लोकनगर के चारों ओर फैले अनगिनत महलों को देखते हुए राजगुरु वेदप्रकाश ने विचारों में खोए हुए भावुक होकर स्वयं से यह कहा, लोकनगर। अपने बगल में राजगुरु वेदप्रकाश की बड़बड़ाहट सुनकर सेना नायक लक्ष्मण सिंह ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और आसपास के महलों को देखते हुए प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा। स्पष्ट रूप से वह अतीत के प्राचीन संप्रदाय के बारे में उतना नहीं जानते थे जितना राजगुरु वेद प्रकाश जानते थे। लोकनगर वे स्थान हैं जहां उस संप्रदाय के साधक तब जाते थे जब उन्हें शांति से विश्राम करने या लंबी अवधि के लिए एकांत साधना में जाने की आवश्यकता होती थी। उन्हें लोकनगर कहा जाता था क्योंकि उनमें से अधिकांश अलग-अलग गुप्त लोकों के भीतर स्थित थे। एक ओर से चलते हुए और आसपास के महलों को देखते हुए पितामह भीष्म ने यह समझाया, वास्तव में वे दुनिया से दूर शांति से साधना करने के लिए एक पूरा गुप्त लोक निर्मित करते थे। फिर भी एक लोक नगर में प्रवेश करना और महल प्राप्त करना सरल नहीं था। इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता मंडल स्वामी स्तर तक पहुंचने की होती थी। जहां पितामह भीष्म रुके थे
वहीं से स्पष्टीकरण जारी रखते हुए राजगुरु वेद प्रकाश विस्मय की एक लंबी सांस लिए बिना नहीं रह सके। अकेले प्राचीन लोकनगर में महलों की संख्या 1000 से अधिक थी, और यह तो केवल एक लोकनगर के लिए था। राजगुरु वेद प्रकाश यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस समय वह प्राचीन संप्रदाय वास्तव में कितना शक्तिशाली था, और यह सोचना कि इतना भयानक रूप से शक्तिशाली संप्रदाय अंततः नष्ट हो गया। केवल विशाल लोक विनाश संरचना को देखकर ही राजगुरु आसानी से समझ सकते थे कि उस समय का युद्ध कितना क्रूर रहा होगा। राजगुरु वेद प्रकाश को अतीत में वास्तव में क्या हुआ था, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन वह आसानी से कल्पना कर सकते थे कि वह युद्ध कितना विश्व विनाशकारी रहा होगा। धमाका! छत से चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और पास के एक महल से टकराया, जिससे राजगुरु वेद प्रकाश तुरंत वर्तमान में लौट आए। मेरी जानकारी के अनुसार गुप्त लोक का प्रवेश द्वार लोकनगर के मुख्य महल में स्थित होना चाहिए। हमने जिस तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें।